नमस्कार। मेरा नाम जीत सिंह है और मैं राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तमाम अलग-अलग क्षेत्रों के साथ-साथ भारत का योगदान एनवायरनमेंट के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा है। इस देश में हुए तमाम पर्यावरणीय आंदोलनों, रचनात्मक कार्यों और अलग-अलग सरकारों द्वारा अलग-अलग समय पर किए गए नीतिगत हस्तक्षेपों, इवन हमारे जो न्यायालयों द्वारा अलग-अलग समय पे किए गए निर्णयों ने पूरी पूरे देश और पूरी दुनिया को अलग-अलग तरह से मैसेज देने की कोशिश की है। अलग-अलग तरह के काम हुए, जिस रचनात्मक कार्य हुए, जिससे अलग-अलग तरह के इंस्पिरेशन जो है पूरी देश और दुनिया तक गए हैं। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमको हमने तय किया कि हमारी ये पर्यावरण के क्षेत्र में ये जो धरोहर है, उसको एक बार फिर से हमें लोगों के साथ साझा करनी चाहिए, लोगों के साथ उनसे उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए और खास तौर से युवाओं के साथ जो है हमें बातचीत करनी चाहिए इन मुद्दों को। इस वर्ष हम आज़ादी का अमृतोत्सव भी मना रहे हैं, जिसमें हम अलग-अलग क्षेत्रों में भारत के द्वारा किए गए कार्यों को सहेज रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। पर्यावरण का भी एक क्षेत्र है जिस पे हमने बहुत काम किए हैं, अलग-अलग तरह के आंदोलन हुए हैं और रचनात्मक कार्य हुए हैं। तो उसको भी एक तरह का सेलिब्रेट करने का एक ये प्रयास है, जिसमें हम अलग-अलग समय पे अलग-अलग जगह हुए पर्यावरण आंदोलनों और रचनात्मक कार्यों को लेकर आएँगे और लोगों से बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम का पहला एपिसोड हमने 2 जुलाई को किया था, 2 जुलाई 2022 को किया था, जिसमें हमने शुरुआत की थी चिपको आंदोलन से। आपको पता है कि चिपको आंदोलन पूरी दुनिया में एक जाना-माना आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन है। उस दिन हमने चिपको आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोगों को आपके साथ रूबरू किया था, जिन लोगों ने उस आंदोलन की नींव रखी, जिन्होंने उसमें अपना पूरा ज़िंदगी बिताया, उन लोगों के साथ हमने बातचीत की थी। आज हम दूसरा एपिसोड कर रहे हैं। आज हम एक छोटे से गाँव की कहानी लेके आए हैं, जिस गाँव का नाम है पेबीर। पेबीर अमरावती डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र स्टेट का एक छोटा-सा गाँव है। यहाँ करीब 250 कोरकू आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इस छोटे से गाँव ने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं, जिसको आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। यह गाँव जो है सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है, उसकी तलहटी में बसा हुआ एक छोटा-सा गाँव है और अमरावती का दूरस्थ एक गाँव है और ज़्यादातर यहाँ की पॉपुलेशन कोरकू आदिवासी समुदाय की है। ये कहानी क्या है, इसको जानने के लिए हमारी संस्था ने एक छोटा-सा वीडियो बनाया है, करीब 10 मिनट का एक वीडियो है। तो इस कहानी को जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से और जब एक बार वीडियो हो जाए तो उसके बाद हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। आज हमारे पास 2 खास मेहमान हैं, जिन्होंने इस कहानी को शेप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनमें से रामलाल काले जी हैं, जो ग्राम सभा पेबीर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसके अलावा खोज संस्था की तरफ से पूर्णिमा उपाध्याय जी हैं, जिनका योगदान भी सराहनीय है इस पूरी कहानी में। तो उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये वीडियो देखेंगे, जिसमें हमको पेबीर की कहानी समझने का एक कोशिश किया गया है इस वीडियो में। पायवीर ये सातपुड़ा पर्वत के पायते में आता है और मेलघाट विधानसभा में आता है, अमरावती जिला के, महाराष्ट्र के। तो पहले पायवीर ऐसा था कि हम जब लगभग आज से 20 साल पहले जाते हैं तो हम काफ़ी छोटे थे और उस समय हमने देखा है कि लोग माइग्रेशन करते थे, लोग बाहर जाते थे, परिवार के साथ बाहर जाते थे। तो ये सब होने की और लगभग सभी लोग जाते थे। पहले जो हम आए इधर यहाँ ये गांव में तो काम नहीं था। वो लकड़ी ऐसा लकड़ी झाड़ काट के लेके जाते थे, यानी यहाँ से तो ये इतना बड़ा लकड़ी बांध के बोझा करके जाते थे, कहाँ पतरोट।
7 किलोमीटर है। वो लकड़ी का बोझा कितना 4 रुपये 5 रुपये में जाते थे। बच्चों का पढ़ाई कुछ भी नहीं था, मुझे इधर काम ही नहीं तो कहाँ से पढ़ाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा लाके ऐसा पेट भरता था और फिर कुछ भी नहीं, कपड़े एकदम फटा रहता था। अभी तभी बच्चों को ये कपड़े नहीं वो कपड़े नहीं, अच्छा होना, हमारा बच्चों को कपड़े नहीं मिला सुरक्षा। गांव में तो घर अच्छे नहीं थे, बहुत गरीब लोग थे, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। और उसके बाद में बाहर गांव जाते थे लोग बहुत ज़्यादा, वो यहाँ 50% भी लोग नहीं रहते थे। और उसके बाद उनके बच्चे को लसीकरण नहीं होता था, फिर पढ़ाई नहीं होती थी उनकी, और उनके माँ बाप के साथ में जाते थे। वो गरीब लोग हैं, काम को बाहर जाना है तो बच्चे भी उनके साथ ही जाते। तो गांव में उनकी शिक्षा नहीं होती थी। जो हमारे यहाँ पे 4वीं तक के स्कूल है, लेकिन यहाँ से हम बोरहाला जाते थे 7वीं वर्ग तक के, बोरहाला में है 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता था। बीस साल की बात करें तो हमारे आसपास काफ़ी घना जंगल था। जहाँ मैं आज खड़ा हूँ वहाँ इतने बड़े पेड़ हमने देखे हैं छोटे टाइम में, हमारे बुज़ुर्ग लोग बहुत लाते थे। लेकिन गए 20 साल के करीब में या 20 साल के पहले के बीच में ये पूरा जंगल ख़त्म हो चुका है। और ख़त्म होने के अलग अलग कारण है, रीज़न भी अलग है। उसकी बात करें तो एक तो फॉरेस्ट का भी नज़र नहीं था इस पर, और हमारे लोगों को उपजीविका के लिए खुद हमारे ही लोग इसको थोड़ा काटते थे और सर पे मूड़ी लेकर नज़दीक के शहरों में जाके बेच कर आते थे और वो पैसा से अपना परिवार चलाते थे। कुछ हमारे यंग जो लड़के थे, जो हम नज़दीक के शहरों में ब्लॉक्स तहसील में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर उसी टाइम में हम लोगों ने कहा कि यार कुछ तो करना चाहिए। हम थोड़े पढ़े हैं और हमारे ट्राइब में से या हमारे गांव में से हम 11वीं 12वीं पढ़े वाले ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो हमको लगा यार हमने कुछ तो करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, तो हमने आसपास देखा तो एक वन अधिकार कायदा आया था जो केंद्र ने 2007 में बनाई थी। तो वो कायदे को लेकर हमको फिर थोड़ा अभ्यास किया हमारे, और हमने एक यूथ ग्रुप भी बनाया दिया था। उसके लिए कोई अलग से नाम कोई डिसाइड नहीं किया था, गांव के लड़के हैं भाई इकट्ठा रहे। तो हमने वो पूरा कायदे का अभ्यास किया। वो ममता वाले भी आते थे, ममता खोज वाले, और इन्होंने भी आते थे, पूर्णिमा ताई। तो उनके साथ हमारा ऐसा ही लगा था गांव सुधारने के लिए। तुम्हारा गांव बाहर जाते गांव वाले काम को, तुमको गांव में अपन काम दिलाता, ऐसा करके हमको बोलते थे। फिर वैसा करते करते ताई बोले आप ऐसा करते, बोले अपन वन अधिकार मांगता, बोले अपन अपने गांव के लिए कोशिश करता, बोले सरकार दो मत दो पर अपन कोशिश जारी रखेंगे। तो मीटिंग लेते थे, उन्होंने 10-12 लोग जमा होते थे। तो हम लोगों की शुरुआत वन अधिकार कानून में तो काफ़ी लंबी रही है। मतलब वन अधिकार कानून आने के पहले हम लोग यहाँ के लोगों के अधिकारों को लेकर काम कर रहे थे, और उसमें कोर्ट के इंटरवेंशंस और ऐसी तमाम सारी प्रक्रियाओं के तहत में लगभग 2000 से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब वन अधिकार कानून 2008 में आया और उसके बाद जब अलग अलग गांव में ये प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो पाईवीर, नयाखेड़ा, ये हमारे अचलपुर तालुके के ऐसे गांव थे कि जहाँ पे कुछ साथी जो थे वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उन्हें लग रहा था कि हम मेलघाट का जो प्रॉपर ट्राइबल ब्लॉक है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो हमारा अचलपुर ब्लॉक था जिसमें कम प्रमाण में ट्राइबल्स हैं, उसमें हम काम नहीं करे। तो उनके रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने काम करना यहाँ पर शुरू किया। और 8 जून 2012 को हमारे को आखिर में वन अधिकार कायदे के तहत लोगों को 192 हेक्टर बड़े खुशी के साथ मिला। जब लोगों को अधिकार मिला तो उसके बाद में हमारे सामने बड़ा सवाल था कि हम इसमें करें तो क्या करें। जब उनकी टीम आई खोज के लोग, तो उन्होंने हमारे गांव के साथ लगभग 7 से 8 दिन साथ में बिताए, जो एक्सपर्ट थे उनके। उसके बाद फिर हम लोगों ने हमारा को जो मिला है उसका एक मैक्रो प्लान बनाना शुरू किया। जमीन हमारे पास है, लेकिन उसमें जो तरीके का जंगल हमें अपेक्षित है वो नहीं है। तो हमें हमारा अधिकार देने वाले जो कानून थे वो कानूनों को हमने एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश की। तो फिर हमने उसमें हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि हम मनरेगा का इस्तेमाल करें।
नरेगा काम शुरू हुआ। और हमको याद है 2012 में हमने ट्रेंचेस का काम किया था। तो ट्रेंचेस के काम में पूरे गांव के लोग आए, सारे लोग, लगभग 70 जोड़ियाँ थी, इतने लोग काम पर लगे थे। यहाँ ग्रास नहीं था, तो हम लोगों ने फिर बाहर से सीड्स लाए कि हमने यहाँ ग्रास डालेंगे। हमने ग्रास डाला, ग्रास बढ़ने लगा। फिर बुजुर्ग लोगों को कहा कि यार ये ज़मीन को हमको 3 चीज़ों से बचाना है। एक तो ग्रेजिंग से बचाना है, दूसरा फायर कंट्रोल करना है, और तीसरा कटिंग से बचना है। फिर लोगों ने कहा यार हर वक्त अपन फॉरेस्ट को बोल रहे हैं कि हमारा ये खड़ा करो, क्यों ना अपन आप ये तो आप हमारी ज़मीन हो गई तो हम इसको खड़ा करेंगे। तो हमने कुछ इलाकों में श्रमदान में 2012 में बांस के झाड़ 2000 लगाए। वो आज भी झाड़ हमारे से भी काफ़ी ऊंचे हो गए। आज अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरे गांव में सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का बेहतरीन काम जो था वो मनरेगा के माध्यम से यहाँ हुआ। लोगों को रोजी रोटी मिली, लोगों का माइग्रेशन थमा हुआ है, लोग गांव में रहने लगे, तो उन्होंने अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जो बेसिक सुविधाएं हैं उसके ऊपर में भी अपने ध्यान देने की जो शुरुआत थी वो शुरुआत कहीं ना कहीं उसमें शुरू की है। तो ये भी एक प्रक्रिया इसके माध्यम से चली है। लोग इकट्ठा है, अब गांव में रुक रहे, तो स्कूलों पे ध्यान जाना शुरू किया है। तो स्कूल की तरफ हमारा ध्यान चले गया। स्कूल की कमेटी को हमने मजबूत करना शुरू किया कि हमारे स्कूल के बच्चों, और ये हमारा भविष्य है आखिर में। पायवीर जो या ग्राम सभा जो आज कर रही, यंग लड़के जो लीडर्स हम नेतृत्व में आगे जो जंगल डेवलपमेंट और गांव को लाइवलीहुड से जोड़ने का जो काम कर रहा है, ये आने वाली पीढ़ी भी इसको आगे एक्सटेंड करे। नहीं तो ऐसा हो जाएगा हमने किया ना, आगे कोई जनरेशन ने इसको लिया ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने पढ़ाई को बहुत महत्व देना शुरू किया। तो क्वालिटी एजुकेशन कैसा मिलेगा, तो इसके लिए फिर हम लोगों ने और थोड़ा सा अभ्यास किया कि ये कैसे हो सकता है। तो उस शालेय व्यवस्थापन कमेटी का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको अभ्यास किया, और उसके लिए कमेटी का हमने इंटरनल ट्रेनिंग ली है। और अभी तो स्कूल बच्चे हो ना एकदम टाइट है, कुछ भी उनको तकलीफ नहीं। यहाँ से यहाँ 4वीं 5वीं तक पढ़ के बाहर गाँव पढ़ते, मैट्रिक तक की। तो एक तरफ हमारा शिक्षण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर हमारे यहाँ पे अब लाइवलीहुड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो आप एक तरह से सब चीज़ को एक स्तर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे यहाँ भूमिहीन ज़्यादा लोग हैं, ये घटक आज भी काम ही कर रहे थे। तो ग्राम सभा ने कहा यार हम हमेशा काम ही करेंगे, ये जंगल डेवलप हो रहा है तो कुछ तो लाइवलीहुड से जोड़ना ज़रूरी है। और हमारे पास उस समय ऐसा था कि हमारे पास ग्रास बड़े पैमाने में थे, तो फिर इसका कैसे उपयोग करें। तो फिर हमने कहा यार क्या हम दुधार जानवर का काम कर सकते हैं, व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे आदिवासियों को कहा कि आप जानवर पालेंगे। वो बोले हम गाय तो पालती है। तो मतलब वो गाँव ऐसे है कि वो आधी लीटर 1 लीटर दूध देता है, और वो दूध करने में, मेहनत करने में आपको ही फ़ायदा नहीं होगा। आप बोलेंगे ये पुर नहीं रहा, उसकी वजह आप ज़्यादा दूध देने वाले अच्छे गाय, अच्छे ब्रीड के या अच्छे ब्रीड के भैंसी ये ले सकते क्या। तो बोले भाई हमारे पास कहाँ पैसे, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। तो हमने कहा एक तो फॉरेस्ट की स्कीम है, अपन फॉरेस्ट से मंगाएंगे, आधे पैसे फॉरेस्ट देगा, आधे आप लगाइए। और ये भूमिहीन लोग हैं, उनके पास एट ए टाइम इतने पैसे नहीं थे। तो हमने कहा आपको ग्राम सभा कुछ मदद करेंगे, आप थोड़ा पैसे, सरकार का 20,000 हम 10,000 देंगे, और आप 10,000 आप डालो। यकीन नहीं मानेंगे आप, पायवीर में लगभग हमने 19 लोगों को दिलाया। उसमें से ये शालिग्राम तोटे करके बंदा है, उसका वीकली 3,000 रुपये मिलता है उसको, वीकली। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला एकमेव आदमी भूमिहीन। दूसरा जो वन अधिकार कायदे में हमको मिलता था अधिकार, वो है गौण उपज का अधिकार, जो बड़े पैमाने में फॉरेस्ट अपने पद्धति से करती थी। वो है तेंदू, बीड़ी पत्ता। तो ये बीड़ी पत्ते का काम फिर, क्योंकि हमको पता चला कि यार अब तो हमारा अधिकार है बीड़ी पत्ते पे, इसका पूरा व्यवस्थापन हम कर सकते हैं। तो फिर हमने उसका व्यवस्थापन हमने खुद शुरू किया। तो एक तरह से ऐसा होगा कि जो माइग्रेशन होता था तुरंत स्टॉप हो गया। अब इसको कहेंगे CFR आने से माइग्रेशन स्टॉप हो गया, हाँ बिल्कुल कहेंगे कि हम CFR आने से माइग्रेशन स्टॉप हो गया। लोगों को काम जंगल में मिलने लग गया, लोग काम कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को डेवलप कर रहे हैं। आज अगर हम लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये माने कि FRA का सही मायने में CFR का यदि कहीं अगर हम लोग देखें कि एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं,
तो मुझे लगता है कि हम पाईवीर, नयाखेड़ा, उपातखेड़ा, कतिजापुर या कुंभी वाघोली, ये जो गांव हैं, अगर हम इनको देखें तो हमें सही में सामूहिक वन अधिकारों की ताकत क्या है ये इसमें से समझ में आती है। आपने ये कहानी देखी एक छोटी वीडियो के माध्यम से। कई बार हम लोग कहते हैं कि पॉलिसीज तो बनती हैं, नियम कानून बनते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है गांव या धरातल में, वो कुछ होता नहीं है, सब कुछ ऊपर ही ऊपर बनता है और उसका कोई असर गांव में नहीं दिखने को मिलता है। लेकिन पेवीर एक गांव है जिसमें आपने इस वीडियो में भी देखा होगा, अलग अलग तरह की स्कीमों को अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स के जरिए जो है इस गांव ने काम करना शुरू किया और हमारी अलग अलग पॉलिसीज को, जिसमें मनरेगा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जीएफएम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम अलग अलग प्रकार के संस्थानों और पॉलिसीज के का बहुत अच्छे तरह से यूज करके इस पूरे 192 हेक्टेयर का जो उनका जंगल है, गांव का जंगल है, उसको बेहतरीन तरीके से उन्होंने सहेजने का काम किया है, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया है। हमारे आज के जो पहले गेस्ट हैं पूर्णिमा उपाध्याय जी, वो थोड़ा इसको बताएं, हम हमारे साथ इस बात को साझा करेंगे कि कैसे अलग अलग पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को या इंस्टीट्यूशंस को के जरिए जो है हम इस तरह के काम कर सकते हैं और उनमें वो काम करने के लिए हमको किस तरह की टेक्निक की जरूरत होती है, किस तरह के अप्रोच की जरूरत होती है। साथ साथ मैं ये भी उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर वो ये भी बताने की कोशिश की कि पेवीर गांव में जो कुछ हुआ है वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या ऐसी चीज है जो अभी भी नहीं हो पाई है और जिसको और करने की जरूरत है। तो हमारे साथ पूर्णिमा जी हैं। पूर्णिमा जी खोज संस्था के संस्थापक हैं। मेलघाट क्षेत्र जो ट्राइबल बेल्ट है महाराष्ट्र का, उसमें उस क्षेत्र में काम कर रही है। तमाम अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग विषयों पे काम कर रही है, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट उसमें से एक है। सामुदायिक वन प्रबंधन उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने बहुत तरह के टेक्निक्स और अप्रोचेस इवॉल्व किए हैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए। मेलघाट रीजन के बहुत सारे गांवों में उन्होंने जो कम्युनिटी फॉरेस्ट है, जो गांवों के फॉरेस्ट है, उनका मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है। ये भी गांव खोज के दोनों के कामों को ध्यान में रखते, उनके कामों को प्रोत्साहन देते हुए यूएनडीपी ने कुछ साल पहले जो है उनको बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अवार्ड भी दिया है। तो इनका बहुत सारा काम है, लेकिन पेवीर के ऊपर आज डिस्कशन हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे, पूर्णिमा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको बताएं कि किस तरह से अलग अलग पॉलिसी का इस गांव में बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। तो पूर्णिमा ताई, आपका समय। धन्यवाद जीत भाई और सभी साथियों को नमस्कार, जोहार और जिंदाबाद। ये तो अब लगभग 10 साल हो रहे हैं और फिल्म देखकर थोड़ी सी मुस्कुराहट जरूर चेहरे पे आती है, क्योंकि 10 साल का एक संघर्ष रहा है। उसको कहीं आज एक रूप तो जरूर दिखाई देता है, लेकिन 10 साल की जो ये प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया में संघर्ष और निर्माण, ये दो रणनीतियां जो थी ये लगातार साथ साथ चलती रही, क्योंकि निर्माण के लिए संघर्ष था और संघर्ष से निर्माण हुआ। तो ये जो दो स्ट्रैटेजीज थी या जो दो रणनीतियां शंकर गुहा नियोगी जी की थी, ये दोनों ही रणनीतियां हमारे लिए बहुत उपयोगी रही। और हमें लगता है कि हम लोग जब यहाँ मेलघाट आए थे 1996 में, लगभग 25 साल पहले, तो एक गांधी जी की संकल्पना, जो ग्राम स्वराज की, विलेज रिपब्लिक्स की जो एक संकल्पना थी, वो संकल्पना के साथ हम लोग गांव में आए थे और हमें लगता था कि ग्राम स्वराज ये जो संकल्पना है, ये किस तरीके से इसको हम सही मायने में अमल में ला पाएंगे, उसका एक सपना हम लोग हमेशा से देखते रहे।
जब हम लोग 1996 में आए थे तो पेशा का कानून भी हमारे साथ साथ ही आया था। BD शर्मा जी थे और तमाम सारे साथी जो पेशा के साथ काम करने वाले थे देश भर के, उन सभी के साथ में हम लोग जब हमारी बातें होती थी, जब हम लोगों की बैठकें होती थी, तो हम लोग यही देखते थे कि पेशा के कानून में जो अधिकार अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं को दिए गए हैं, उनका अमल किस तरीके से होगा, उनके अधिकारों को हम लोग कैसे यथार्थ में ला पाएंगे। और ये जो ग्राम सभा को गांव के स्तर पर, या जिसको हम लोग कहें और निचले स्तर पर, आदिवासी के पाड़ों के स्तर पर या ढाने के स्तर पर, हम मेलघाट में जिसे ढाना कहते हैं, इनके स्तर पर हम लोग कैसे ले आ पाएंगे, इसकी एक कोशिश पिछले 25 सालों में हम लोग सतत से करते आए हैं। ये करते समय आशा निराशा दोनों ही साथ साथ चली हैं, और बहुत बार हम लोग भी निराश होते रहे कि बहुत कुछ हमें लगता था कि दिखाई नहीं दे रहा है, या बहुत बदलाव जो है वो लाना जमीनी स्तर पर बहुत कठिन हो रहा था, क्योंकि लोगों की उपजीविका जो थी उसका सवाल सबसे बड़ा था। और जैसे आप लोग जानते होंगे कि महाराष्ट्र में तो ईजीएस का कानून हमारे यहाँ पे 1970-77 से ईजीएस का कानून था, ईजीएस का योजना थी, और यो योजना के माध्यम से भी बहुत सारा काम होता था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से हम लोग माइग्रेशन देखते थे, तो वो एक बड़े पैमाने पर लोग साल भर के लिए यहाँ से बाहर निकलते थे और होली के समय में लौटते थे, और फिर होली खत्म होते से जो निकलते थे तो लगभग वापस दोबारा बरसात में लौटते थे। तो ये एक चित्र जो था, ये सामान्यतः पूरे मेलघाट का हम लोगों को दिखाई देता था, और इसको बदलने की एक कोशिश अपने स्तर पर हम लोग करते थे। और हम लोग बहुत छोटा सा हमारा एक संगठन है जो युवकों का संगठन एक सपना लेकर निकला था, और वो संगठन जो है वो मेलघाट में काम करता है। और इसी संगठन के साथ में हम लोगों ने काम जारी रखते समय वन अधिकार कानून 2006 में आया, 2008 में इसके नियम बने, और इसकी अमल की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो शुरू में इसके लिए भी संघर्ष रहा, क्योंकि ये था कि सभी जगहों पर तो सामूहिक वन अधिकार क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं थी, प्रशासन में भी जानकारी नहीं थी। तो वहां से इन सब की प्रक्रिया शुरू हुई। शासन को जानकारी देना एक तरफ रहा, लोगों के लिए क्लेम के फॉर्म्स अवेलेबल कराने के लिए एक पदयात्रा निकाली गई। अचलपुर से लेकर तो अमरावती तक 50 किलोमीटर तक लोग पैदल चले, 5 किलोमीटर तक जिलाधिकारी कार्यालय के पास उपोषण किया। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं थी, ये प्रक्रिया चलती रही, उसमें लोग जुड़े। और ये जो एक पाइवीर की युवकों का एक आग्रह था कि हम लोग उनके भी गांव में, अचलपुर के गांव में भी काम शुरू करें, तो उनके साथ वन अधिकार से काम शुरू हुआ। और दावे दाखिल हुए। दावे दाखिल होने के बाद में हम लोगों को लगा कि ये जो जंगल है, ये जंगल की जमीन तो है, लेकिन यहाँ पर सही मायने में जो जंगल होना चाहिए वो जंगल कहीं बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जंगल दोबारा कैसे खड़ा करेंगे, इसकी एक चिंता थी, इसकी एक सोच लोगों के साथ में कई बार इसकी चल रही थी। और उसी दरम्यान में हम लोग ये कहिए कि बड़े फॉर्चुनेट भी थे कि हमारे यहाँ बहुत समय जिन्होंने अलग अलग पदों पर काम किया है, ऐसे हमारे एक अधिकारी मित्र श्री प्रवीण परदेसी जी, ये फॉरेस्ट के सेक्रेटरी बने थे, और उनसे हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे कि हम लोग इस गांव में काम कर रहे हैं और यहाँ युवाओं की एक ताकत है जिसको लेकर हम लोग ये जंगल संरक्षण के काम को जोड़ना चाहेंगे। और ये जब हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो बहुत सही है और बहुत अच्छी भी है, मैं जब अगली बार अमरावती आऊंगा तो हम लोग साथ में मिलकर बैठते हैं और गांव भी चलते हैं। तो ये प्रक्रिया लगभग 2011 में शुरू हुई। और जब परदेसी जी गांव में आए और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी सारे अधिकारी गांव में आए, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग वन अधिकार की मांग कर रहे थे, क्योंकि वन अधिकार की मांग तो वहां हो रही थी जहां पर लोगों के पास संसाधन थे, जहां पर लोग बांस काट रहे थे, बांस का व्यवस्थापन मेंढा में हो रहा था या उसके अगल बगल के गांव में हो रहा था, और लोगों को उसमें से कुछ ना कुछ एक आय मिल रही थी। लेकिन हम एक ऐसे गांव में वन अधिकार की बात कर रहे थे जहां तो कुछ था ही नहीं, जहां पे हमारे पास बहुत मुश्किल से थोड़ा सा कहीं सीताफल था और बहुत ही थोड़े प्रमाण में कहीं तेंदुपत्ता था, इसके अलावा तो पूरा जंगल बंजर सा खड़ा हुआ था। तो लोग थोड़ा सा हंसे भी कि अरे इसमें क्या करोगे, इसमें तो मट्टी नहीं, पानी नहीं। और जो चित्र आप लोगों ने देखा ट्रेंचेस का, ये उसके पहले की बात थी। तो हम लोगों ने कहा कि कोशिश करेंगे, लोग चाह रहे हैं कि हम कुछ कोशिश करें, तो बस मिलकर कोशिश करते हैं, जो लोगों की शक्ति है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर कुछ नियोजन करते हैं। और यहाँ से ये एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। पाइवीर एक गांव था, पाइवीर के अगल बगल पंचायत के लगभग 4 गांव और बगल की पंचायत का 1 गांव, ऐसे 5 गांव हैं जो 1200 हेक्टेयर की फॉरेस्ट एरिया के ऊपर में आज काम करते हैं। और ये क्लस्टर ऑफ विलेजेस है,
कि जो सब लोग मिलकर एक प्रक्रिया के साथ में हम लोग काम करते आए हैं, और पांचों गांवों ने अपने संघर्ष से अपना दावे दाखिल किए, संघर्ष हुआ, दावे मंजूर करवाने के लिए बहुत सारी उसकी बैठकें लगाई गई आपस में जेएफएम में। इधर का गांव का इलाका उधर के गांव को, उधर के गांव का इलाका तीसरे गांव को, ऐसे सब था, उसको सुलझाया गया ग्राम सभाओं को इकट्ठा लाकर, समितियों को इकट्ठा लाकर, और इस माध्यम से ये प्रोसेस को क्लियर किया गया। और जब ये जिला समिति के पास गया तो एक क्लीन ग्राम सभा के रेजोल्यूशंस के साथ में जब ये प्रस्ताव गया तो उसको लेकर फिर बात आगे चली और दावे मंजूर हुए। तो 2012 में ये दावे मंजूर हुए हैं और 2011-12 से लगभग प्रक्रिया जो चली है। तो आज हमें लगता है कि 10 साल में हम लोग जो अपना सपना लेकर चल रहे थे ग्राम स्वराज्य का, कहीं वो दिखाई देता है कि कहीं एक उम्मीद इससे बनती है कि वो सपना पूरा होने का एक संभावना जो है, जो ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुश्किल है, लेकिन इस वन अधिकार कानून के आने से, मनरेगा के कानून के आने से ऐसा लगता है कि एक उस संकल्पना की दिशा में जाने के लिए एक साधन जरूर लोगों के हाथ में है, ऐसे समुदाय के हाथ में कि जिनके पास उपजीविका के लिए ही रोज का संघर्ष है, कि अपनी 2 वक्त की रोटी जुटा पाना यही संघर्ष था। ऐसे एक समुदाय के लिए में ये जो अधिकार है, ये अधिकार सही मायने में एक वरदान है। हमेशा ये देखा जाता है कि अधिकार हो या देश में बनाए गए बहुत सारे अच्छे पॉलिसीज हो, अगर उनका अमल ना हो तो ये केवल कागज पर रह जाते हैं। तो ये पूरी कोशिश हमारी ये रही कि जो कानून देश में बने हैं, जो अलग अलग योजनाएं देश में अलग अलग सरकारों ने बनाई है, वो सभी सरकारों की योजनाओं को हम लोग लोगों तक कैसे लेकर आए और लोग अपनी उपजीविका, अपने विकास की तरफ आगे बढ़ सके, इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करें। तो हम लोगों ने इसको करने के लिए एक तीन स्तर की एक रणनीति इसमें बनाई थी, जिसमें हम लोग एक तो ये कह रहे थे कि हम लोग उन कानूनों को इकट्ठा लाएं कि जो लोगों को मजबूत बनाते हैं। तो मनरेगा का कानून था, वन अधिकार का कानून था, अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा का भी कानून था, जैव विविधता का कानून था, सूचना के अधिकार का कानून था। इन सब कानूनों को हम लोग इकट्ठा लाए और इकट्ठा लाकर ग्राम सभाओं के साथ में इसके बारे में बात की, और इसका हम लोग उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर फिर काफी सारी चर्चा, बैठकें युवकों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ काम करते करते वर्क साइट्स पे ये सब लगातार चलते रहा। पिछले मुझे लगता है कि 10 सालों के पहले जो 7 साल थे, तो हम लोग हमारे कार्यालय से जब निकलते थे तो रोज सुबह उठते थे और फिर बस चल देते थे कि चलो आज पायवीर जाना है, आज न्यायखेड़ा जाना है, और एक दीवानगी थी कि जिसके तहत में हमें लग रहा था कि नहीं, बस अब यहाँ कुछ हो रहा है और रोज यहाँ जाकर कुछ चर्चा बाकी रह गई है, कल कुछ किया वाला काम हमें आगे लेकर जाना है। तो एक तरीके से हम लोग रोज इन इलाकों में लोगों के साथ में जुड़कर कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्टिविटी चलती रही। तो एक था हमारा फिलॉसफी की जो कन्वर्जेंस ऑफ एक्ट्स जो लोगों को एम्पावर करते हैं उसको इकट्ठा लाना था। दूसरा था कि जो योजनाएं बहुत सारी हैं, अलग अलग तरीके की योजना है, फिर वो जेएफएम की योजना हो या डेयरी की योजना हो या चराई की योजना हो या पशु संवर्धन वेटरनरी विभाग की जानवरों के इम्यूनाइजेशन की योजना हो, इनको सबको इकट्ठा लाना और इन गांव में जो अपने जंगल को बचाने के लिए, अपनी जीविका को सशक्त करने के लिए काम कर रहे थे, उसके लिए इनके साथ में जोड़ना। तो इसके लिए हम लोग जिला स्तर पर हम लोगों की बैठकें होती रही, राज्य के स्तर पर जो बैठकें हुई, यूएनडीपी की बात अभी जीत भाई ने की, तो यूएनडीपी के साथ जब हम लोग काम कर रहे थे तो एक राज्य के स्तर पर एक स्टीयरिंग कमेटी बनी, जिसमें आदिवासी विभाग के सचिव जो थे उसके अध्यक्ष थे और बहुत सारे विभागों के सचिव महोदय उसके अंदर उसके सदस्य थे। तो ये समिति में हम लोग जब ये सारी बातों को लेकर जाते थे तो वहां से कन्वर्जेंस का एक शासन निर्णय जीआर निकला, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकला, और उससे हर जिले के स्तर पर कमेटियां बनाई गई, जिसमें ग्राम सभा के प्रतिनिधि, संस्था के प्रतिनिधि, सारे डिपार्टमेंट्स के प्रतिनिधि जो थे वो इकट्ठा महीने में बैठेंगे और ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसका एक निर्णय सरकार के स्तर पर से हुआ और ये प्रक्रिया अभी कन्वर्जेंस के माध्यम से इकट्ठा चली। तीसरा सबसे चैलेंजिंग वाला जो सबसे बड़ा कठिन मुद्दा था वो ये था कि गांव में अब वन अधिकार कानून आया तो वन अधिकार के व्यवस्थापन की समिति कानून के हिसाब से बननी थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसके पहले ही अपनी जेएफएम समितियां बना रखी थी, जो गांव के लोगों को तो पता नहीं थी। जब हम लोगों ने काम की शुरुआत की और जब हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ भी बैठे तो पता चला कि यहाँ जेएफएम की कमेटी भी है। तो ऐसी जो कमेटी थी, फिर जैव विविधता की समितियां थी,
तो नैसर्गिक साधन संपत्ति से जुड़े गांव में जितनी समितियां थी उनको हम लोगों ने ग्राम सभा को कहा कि इसको हम लोग इकट्ठा ले आए। इकट्ठा लाने का मतलब ये था कि अलग अलग समिति में अगर अलग अलग लोग होंगे तो अलग अलग निर्णय होगा। तो ये समितियों में नैसर्गिक साधन संपत्ति से जुड़े हुए जितनी भी समितियां थी इनमें एक ही कमिटी जो थी या एक ही टीम जो है लोग गांव की एक ही लोगों की टीम जो थी वो इन सभी समितियों में काम करेगी। निर्णय जो था वो गांव की ग्राम सभा लेगी, क्योंकि कानून के हिसाब से पेशा में, वन अधिकार में, जैव विविधता कानून में, मनरेगा में सभी जगह पर ये कहा गया है कि निर्णय तो ग्राम सभा लेगी। तो निर्णय की जो प्रक्रिया थी वो ग्राम सभा के हाथ में आ गई और अमल की जो प्रक्रिया थी वो समितियों के पास चली गई। तो इससे ये हुआ कि गांव की डिसीजन मेकिंग जो थी वो एक जगह स्ट्रीमलाइन हो गई और गांव की जो धीरे धीरे बैठकें थी वो कहीं ना कहीं बैठकें होने लगी, महिलाओं की सहभागिता उसमें बढ़ने लगी। तो एक ये 3 स्तर के कन्वर्जेंस की प्रक्रिया से ये हुआ कि काम करना थोड़ा आसान हुआ और गांव का जो निर्णय था वो निर्णय के ऊपर अमल करने की जो प्रक्रिया थी वो लोगों के लिए आसान हुई। सभी गांव की तरह ये गांव में भी अपने चैलेंजेस थे, लेकिन ग्राम सभा ने उन सभी चैलेंजेस को आपस में समुदाय के बीच के अंतर को दूर करते हुए युवकों की इसमें जो सहभागिता थी, महिलाओं की जो सहभागिता थी वो काफी सराहनीय थी। और शुरू से ही जब हम लोग बैठते थे तो महिलाएं अपने सवाल लेकर बैठती थी और मुख्य मीटिंग जब खत्म होती थी तो उसके बाद महिलाएं अपने सवालों की झड़ी लगाते थे कि देखिए हमें तो राशन ही नहीं मिल रहा है, हम राशन लाने गए थे लेकिन हमें तो बहुत दूर जाना पड़ता है, वो नहीं होता है, हमारे बच्चों को नुकसान होता है, हमारी रोजी रोटी टूटती है। तो ये पहल से ये हुआ कि चलिए राशन दुकान गांव में लाने की एक कोशिश की गई और वहां से महिलाओं ने अपने जो राशन की अनाज की दुकान थी वो चलाना शुरू किया और आज जो है वो लगभग 4-5 गांव की महिलाएं तो बिल्कुल बेधड़क राशन दुकान चलाती हैं, खुद ही अपना तहसील जाती हैं, चालान भरती हैं, अनाज ले आती हैं, गांव में उसका वितरण करती हैं और एक तरीके से ये मानिए कि उनकी अपनी एक आंदोलन चलते रहा है। कभी अनाज कम मिला उसको लेकर तहसील के साथ में उनकी बात चलते रही। तो इस तरीके से अलग अलग भूमिकाएं अलग अलग साथी गांव के स्तर पर अब निभाते हैं और अब ये मानिए तो अब हमारी बहुत जरूरत उनको लगती नहीं है, क्योंकि गांव की ग्राम सभा सशक्त है और गांव की ग्राम सभा बहुत सारी जिम्मेदारियां लेती है। अब ये एक लर्निंग एग्जाम्पल है कि जहां पर अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और ये प्रक्रियाएं कैसे चली, ये ग्राम सभा के साथ बैठते हैं, समझते हैं, जहां कहीं उन्हें लगता है हमारी जरूरत है हम भी उनका सहकार्य करते हैं। लेकिन अब सही मायने में अगर देखा जाए तो बहुत सारे संस्थाएं ये मान के चलती हैं कि ग्राम सभाओं को भी सशक्त करना ये अगर हमारा उद्देश्य था तो हमें लगता है कि हम लोग अपने उद्देश्य में 80% 90% तो जरूर इसमें सफल हुए कि आज ग्राम सभाएं जो है वो अपने जंगल की देखरेख करती हैं, अपने गांव के विकास की प्रक्रियाओं की चर्चा करती हैं, अपने जो संसाधन है उसके नियोजन, उसका पूरा जो व्यवस्थापन है उसकी चर्चा करती हैं और अलग बाकी जो गांव हैं उनको भी रास्ता दिखाने का एक जो काम है वो पाईवीर, नया खेड़ा, उपाधखेड़ा, खतीजापुर, कुंभी वागोली, ये जो गांव का क्लस्टर है इनके माध्यम से यहाँ पर चल रहा है, जिसमें पाईवीर अपने आप में निश्चित तौर पर थोड़ा सा लीड लेकर काम करता है। और हम लोग फिर अब लगभग 40-50 गांव में मेलघाट में और लगभग 150-200 गांव में विदर्भा में हम लोग एक कलेक्टिव के विदर्भ लाइवलीहुड फोरम के नाते से कुछ संगठन मिलकर हम लोग ग्राम सभाओं को तेंदुपत्ता व्यवस्थापन या बांस के व्यवस्थापन या महुए के व्यवस्थापन के लिए एकत्रित हम लोग होकर उनको टेक्निकल लीगल जो सपोर्ट देना है वो सपोर्ट देने का काम करते हैं। लेकिन निर्णय प्रक्रिया, हिसाब किताब, ये सारे जो जिम्मेदारियां हैं ये अब ग्राम सभाओं के ऊपर है, ताकि हम लोग भी थोड़ी सी और ग्राम सभाओं तक पहुंच सके और उनको उनकी ताकत खड़ी कर सके कि वो वन अधिकार कानून का इस्तेमाल करते हुए पाईवीर से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा आगे बढ़े और अपने संसाधनों को इकट्ठा बनाए। तो हमें लगता है कि जब तक ये एक मूवमेंट नहीं बनता है, वन अधिकार कानून लाने के लिए एक संघर्ष रहा है, लेकिन वन अधिकार कानून आने के बाद इसके अमल का भी एक संघर्ष है और ये संघर्ष जब तक चलेगा तब तक वन अधिकार कानून जिंदा रहेगा। जिस दिन इसको लोग केवल कागज में रख देंगे उस दिन वन अधिकार कानून का अंत हो जाएगा और हमारी पूरी कोशिश यही है कि वन अधिकार कानून जिंदा रहे, ताकि लोग अपनी उपजीविका, अपने जंगलों का संरक्षण, अपने साथ रहने वाले वन्य जीव के संरक्षण की जो बात है, ये सारा काम जो है लोग कर सकें। अपने ग्राम सभाओं का सही मायने में जो व्यवस्थापन का काम है या गवर्नेंस का, स्वशासन का जो काम है वो इसके माध्यम से खड़ा हो रहा है, उसको हम लोग और गांव तक कैसे पहुंचाएं, इसकी कोशिश में हम लोग जुटे हुए हैं। और अब
ग्राम सभा पायवीर के जो साथी हैं वो लोग अपने गांव की पूरी जो बात है, अपना पूरा जो निर्णय है वो करते आए हैं। तो मुझे लगता है मुख्यतः यही बात संक्षिप्त में एक बताना चाहूंगी इस सारी प्रक्रिया के बारे में। और सभी लोगों को आमंत्रण है कि जो भी लोग इसको देखना चाहें, समझना चाहें, वो आए। इसमें बहुत सारे साथी संगठन जुड़े रहे हैं, सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन यह है कि सरकार का एक विश्वास जो इस प्रक्रिया के साथ में जुड़ा, तो उससे काफी अधिकारी सीखे, काफी जिले के स्तर से लेकर तो राज्य के स्तर तक काफी अधिकारियों में इस पूरी प्रक्रिया के बारे में एक विश्वास जो था वो बढ़ा। और आज ये एक लर्निंग एग्जाम्पल है। इसी से समझ में आता है कि ये प्रक्रिया का अपना एक कहीं ना कहीं एक एसेंस है, अपनी एक कहीं ना कहीं खूबी है कि जिसकी वजह से ये प्रक्रिया आज भी टिकी है। बहुत सारे संघर्षों के बाद पैसे थे, पैसे नहीं थे, गांव के पास पैसे थे, पैसे नहीं थे, हमारे पास पैसे थे, पैसे नहीं थे, लेकिन उससे कभी काम नहीं रुका और प्रक्रिया नहीं रुकी और काम चलते रहा। तो बस मैं जीत भाई, मैं यही रुकूंगी, अगर कुछ सवाल होगा तो वो अंत में लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई, बेहतरीन तरीके से इसको समझाने के लिए और इस तरीके से अलग अलग तरह के पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को आपने एक सफल एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पे, और आसपास के गांव में भी किया है। पेवीर एक गांव है, लेकिन आसपास के गांव में भी काम किया है। हमारे दूसरे स्पीकर हैं रामलाल जी। रामलाल जी पेवीर गांव ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी यहाँ पे। रामलाल जी एक युवा वनाधिकार कार्यकर्ता हैं। सिर्फ वनाधिकार कार्यकर्ता नहीं, लेकिन कंजर्वेशन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। उस पूरे जो 192 हेक्टेयर का जो वन भूमि है उसके ऊपर उन्होंने काम, जो उसका नियोजन है उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑफ कोर्स गांव वालों के बगैर ये सब कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने एक तरह का लीड लिया। उनके और भी साथी हैं, अमित सोनारे हैं, और भी साथी हैं जिन्होंने उसमें भागीदारी निभाई है। इसके अलावा उन्होंने जो है, देखो वन एक ऐसी चीज है जो अब सिर्फ उसका संरक्षण से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वन हमारे जिंदगी से और हमारी आजीविका से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। कोई भी वनों के प्रति तभी ज्यादा सेंसिटिव होगा जब उसके जीवन और उसकी आजीविका से संबंधित चीजें उसको मिल रही हो वहां से, या उसकी प्रतिपूर्ति हो रही हो, तो एक संबंध बढ़ता जाता है। पेवीर का जो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि वहाँ आज भी लोग जो है अपने वनों को लेकर के बहुत संवेदनशील हैं, उसकी रक्षा करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, उसको लेकर के वो हर जगह बातचीत करते रहते हैं। उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि उस जंगल ने उस गांव की पूरी किस्मत एक तरह से बदल दी है। जो बहुत बड़ी मात्रा में वहां से माइग्रेशन होता था, लोग कमाने खाने के लिए बाहर जाते थे, अब लगभग वो बिल्कुल बंद हो चुका है वो माइग्रेशन, और में ही उनको सारा काम मिलने लग गया। उनकी आजीविका उस जंगल पर निर्भर है। तो रामलाल जी हम आज हमारे साथ शेयर करेंगे कि किस तरह के आजीविका के साधन उस जंगल से उन्होंने बनाए हैं। जिस जंगल को अभी पूर्णिमा जी ने बताया है कि वो एक तरह से बिल्कुल बैरन लैंड थी और उस पर कुछ भी नहीं था। अगर हम बाकी जगह जैसे मेनालेखा एक गांव उन्होंने अभी बताया था, मेनालेखा भी महाराष्ट्र का एक गांव है जिनको फॉरेस्ट मिला था, और उसके बाद उस जंगल में ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज थे जिसमें बैम्बू एक है, और उससे उनका पहले दिन से ही अर्निंग हो सकती थी। लेकिन पेवीर के केस में ऐसा नहीं था। उन्होंने पहले जंगल बनाया और फिर उसके बाद लाइवलीहुड का काम शुरू किया है। तो रामलाल जी हमको बताएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बताएं कि किस तरह के लाइवलीहुड आजीविका के साधन आपने वहां से विकसित किए और आज उनकी स्थिति क्या है। रामलाल जी। नमस्ते सभी को। मैं रामलाल ग्राम सभा पायवीर का हूँ, और अभी हम लोगों ने देखा है हमारी खुद की गांव की वीडियो है, और शुरू से आखिरी तक के पूरा जर्नी ताई ने बताई है। तो एक्चुअल ऐसा है कि हमारे यहाँ मैं एक्चुअल जो बात रखूँगा वो एक्चुअल ठड़क कुछ चीज़ों को लेकर कि कैसे लोग अपने जंगल के साथ से या जंगल को खड़ा करते समय अपने पूरे लोगों लाइवलीहुड से कैसे जुड़े। क्योंकि बहुत लोगों का कहना होता था, पहले भी कहे हैं कि लोग सिर्फ शुरुआती तौर पे जंगल के साथ जुड़ते हैं, बाद में जब जंगल कुछ साल के बाद लोग अपने आप बाजू हो जाते हैं। ये अनुभव था, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह नहीं हुआ है। आज भी जंगल काफ़ी लोग
प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलनी है। हमारे यहाँ मुझे याद है जैसा माइग्रेशन बड़े पैमाने पर बहुत देर से और चर्चा में ही है वैसे भी पहले से, तो ऐसा था कि लोग तो काम बाहर ही जाते थे, जंगल में आए तो जंगल में पहले तो ये जरूरी था कि लोग गांव में रुके। लोग को गांव में रोकना बहुत जरूरी था। जब लोग गांव में रुकेंगे तो ही जंगल देखेंगे, या लोग तभी ही गांव के मुद्दे को लेकर या तभी ही लोगों के रोजगार को लेकर विचार करेंगे। तो हम लोगों ने, हमारा जो जंगल हमको मिला था 2022 में वन अधिकार कायदे के तहत, तो वो जंगल को एक्चुअल में हमको डेवलप करने में ही हमें काफी समय लग रहा था। और वो डेवलप करते समय हम लोगों ने ये ध्यान में रखा कि वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये 3 चीजों को लेके बहुत जरूरत थी। तो जब हमारे यहाँ पूर्णिमा ताई या मिलकर खोज के सहयोग से ग्राम सभा के मिलकर जो जिसका मैक्रो प्लान बनाया गया था, मैक्रो प्लान के माध्यम से ये तय हुआ था कि पहले ट्रेंचेस का काम करना उतना ही जरूरी है। तो ट्रेंचेस का काम शुरू हुआ, रोजगार लोगों को मिलने के लिए प्रयास किया। तो लोग, हमारे रोजगार पे लोग आते नहीं थे, हमारे मीन्स कम्युनिटी के लोग ये चाहते थे कि नहीं जंगल के काम में कहाँ जाने को पुरता है, क्योंकि जंगल में तो आप लोगों ने नरेगा के माध्यम से काम खोला है, और नरेगा के माध्यम से काम खोला है तो लोग एक्चुअल पेमेंट लेट मिलते हैं, नरेगा में समय पे पेमेंट आता नहीं है, तो फिर हम क्यों जाए वहाँ पर। तो हम लोगों ने लोगों को कन्विंस किया कि नहीं, हम लोगों ने जंगल हमारा है और हमारा जंगल पे एक्चुअल हम ही काम करेंगे तो ही होगा। तो नरेगा के माध्यम से जंगल डेवलपमेंट का काम हुआ, तो आधे से ज़्यादा माइग्रेशन स्टॉप हुआ, तो लोग गाँव में ही रुकने लगे। ये पहला प्रयास हुआ। नरेगा से लोगों को पेमेंट जल्दी मिले, इसके लिए कम्युनिटी, हमारा ग्राम सभा की जो टीम थी, यूथ टीम थी, वो पूरे लोगों ने अलग अलग रूप से प्रयास किया। जैसे कि मस्टर कैसे निकलते हैं यहाँ से लगा के, तो डीडी कैसे बनता है। तो पहले तो बाय पोस्ट से के थ्रू पेमेंट आता था MRGS के, तो वो कैसे आता है इसका एक पूरा ट्रैक सिस्टम करके नरेगा के जो पेमेंट है वो समय पे मिले, इस तरह का प्रयास किया। तो लोगों को एक विश्वास हुआ कि नहीं, हम जहाँ काम कर रहे हैं, अपने जंगल में काम कर रहे हैं, वहाँ अब हमें पेमेंट भी समय पे मिल रहे हैं। तो ये अब लोग गांव में रुकना शुरू हुआ। तो जंगल का वाटर कंजर्वेशन का काम ये तेजी से बढ़ने लगे। अब ये वाटर कंजर्वेशन का काम शुरू तो हो गया है, लेकिन खाली ये काम करने से लोगों को मजदूरी मिल रहा है, बस इतना ही है, लेकिन लोग लाइवलीहुड से जुड़ नहीं पाए। तो फिर हमने कहा यार जोड़ने की गरज है। तब जब हमारे पास ये जमीन मिली थी, तब हमारे पास एक ऐसा चीजें था कि जिसमें वन अधिकार कायदे में जो जमीन 192 हेक्टेयर मिला था, उसी में तेंदू था और कैस्टेड एप्पल था, मुझे सीताफल था। और ये सीताफल एक्चुअल ऐसा था कि जो पहले से ही थे, नदियों के धुरे से, नदी नाले के धुरे से। तो ये चीजों को हमको एक लाइवलीहुड से जोड़ने का प्रयास हमारे यूथ टीम ने किया था। उसकी मैं सिर्फ 2 मिनट में स्टोरी रखूंगा, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम लोगों ने फिर सीताफल को, जो जंगल में ऑलरेडी थे हमारे जो मिले हुए जमीन है, तो वहां पर हम लोगों ने सीताफल को देखा और हमने चाहा कि यार इसका मैनेजमेंट हम करेंगे। जब हम इसका मैनेजमेंट करने लगे तो हमें बिल्कुल ये नहीं पता था कि सीताफल बेचे कहाँ जाती है, वो कितने में खरीदे जाता है, ये भी हमें पता नहीं था। और उसका ये 2 चीज इसलिए भी नहीं पता था क्योंकि हमने कभी सीताफल खरीद के नहीं खाए, या हमने खरीदते हुए नहीं खाए, तो हमें कहाँ खरीदा जाता है ये भी नहीं मालूम। जब भी खाना होता है जंगल गए, तोड़कर लाए और अपने परिवार के साथ खा लिए, यही सब चीजें पहले होती थी। तो जब ये हमारे अधिकार में आया तो तब समझ में आया कि इसको करे क्या। तो फिर हमने उस समय पहले मार्गदर्शन फॉरेस्ट को ही पूछा कि सर आप इसका करते क्या हो। तो उन्होंने कहा हम तो इसका नीलाम करते। तो फिर हमारे पास उस समय कोई दिमाग में आया नहीं कि करे हम क्या अलग से। हमने कहा सर हम भी नीलामी करेंगे। तो फॉरेस्ट ने कहा ठीक है, ये आपका मर्जी हो सकता है, आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। तो नीलाम की प्रक्रिया हमने शुरू की। और ये क्यों किया कि हमें जानना भी था कि नीलाम क्या चीज होती है। मतलब हमने तो कभी देखा ही नहीं कि नीलाम प्रक्रिया कैसे होती है, कि एक आधी कोई चीज के लोग कीमत लगाते हैं, वो चीज भी हमें समझना था। तो गांव में लोग इकट्ठा बैठे, हमारे पास तो कोई बैठने का साधन भी नहीं था। स्कूल के वरांडा जो बाहर रहता है वहीं पे बैठे, कुछ व्यापारी आए, कुछ फॉरेस्ट के लोग आए और हमारे गांव के लोग, और कुछ व्यापारी जो सीताफल खरीदने के लिए इच्छुक लोग थे, वो लगभग 7 से 8 लोग थे। उनमें से उन्होंने अपनी बोली लगाना शुरू किया और वो लगभग 1600 तक वो रुके।
लोगों काफी नाराज हो गए कि यार इतना बड़ा जंगल 1600 में मांग रहा है, तो नहीं, अपन ने नहीं देना चाहिए, इससे बेहतर होगा कि हम लोगों ने खाया है तो वो ज्यादा अच्छा है। तो हम लोगों ने वो देने से मना कर दिया, लोग बोले नहीं अपन नहीं देना चाहिए, और आखिर में हमने मना कर दिया, वो चले गए। लेकिन जाने के बाद ये हमको तकलीफ हुआ या ये महसूस हुआ कि यार हमने अभी उनको तो भेज दिया, फिर हमारा सामने या आगे का प्लान क्या है, हम क्या सोच कर आगे बढ़े, क्योंकि आप ये चले गए, इसका मतलब फल अभी झाड़ पे लगे हैं। तो तुरंत गांव के लोग बैठे, मुझे याद है वो आधा सीजन सीताफल का या कस्टर्ड एप्पल का आधा सीजन निकल चुका था, और आधे सीजन में वो फल आधे से ज्यादा कई लोगों ने लेके चले गए थे। तो फिर हम लोगों के साथ बैठे, बुजुर्गों के साथ बैठे, और बैठने के बाद बुजुर्गों का बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट हमको मिला, जो शुरुआतियों में युवकों के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ये कहा कि रामलाल, ये जंगल में अभी सीताफल तो है, तो अभी लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बाहर के लोग उसको लेके जा रहे हैं, तो प्रोटेक्ट करेगा कौन, क्योंकि ग्राम सभा के पास 1 रुपया नहीं है, और किसको बोले कि भाई आप जाके इसका प्रोटेक्ट करो, आपको फ्री में करना है या हम पैसे आगे देंगे। पैसे आगे देंगे तो कोई ऐसा शाश्वत कोई प्लान है नहीं कि आगे यहाँ से पैसा आएगा। कोई फ्री में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि सारे लोग मजदूर वर्ग है हमारे यहाँ। तो ये दोनों बड़ी समस्या थी उस समय, लेकिन उसको सॉल्व करने में शायद हम एज अ युवक करके बैठे होते तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाए होते, लेकिन गांव के बुजुर्ग लोग हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम लोग तो घर में बैठे ही रहते हैं, हम वैसे भी हमें कोई काम नहीं होता है, तो हम वो जंगल टेकड़ी पर से हम मॉनिटर या देखरेख करेंगे, किसी को लेके जाने नहीं देंगे। तो बुजुर्गों ने अपना योगदान बढ़ाया और बुजुर्ग लोग दूसरे दिन से देखरेख करना शुरू किए। 2-3 दिन हो गए ये सब चीजें कि लोग आप बुजुर्ग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कस्टर्ड एप्पल कोई लेके ना जाए। समय बीतता जा रहा है क्योंकि फल पक रहे हैं पेड़ों पर। तो फिर मैं ऐसे ही परतवाड़ा जा रहा था, तो रास्ते में देखा मैंने कि कुछ गाड़ी में, फॉरेस्ट के जंगल के पास कुछ गाड़ी में कस्टर्ड एप्पल लोड हो रहा है। मैं उसके पास गया, उसको पूछा सर ये आप कहाँ लेके जाते हैं? तो बोले क्यों? मतलब कुछ नहीं, बताइए ना आप कहाँ लेके जाते हैं। तो बोला आपको माहिती क्यों चाहिए? मतलब सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ। तो ऐसे ही पूछ रहे तो आप पूछो मत, आपको जरूरत नहीं है तो फिर क्यों पूछ रहे? तो फिर मुझे आखिर में बताना पड़ा, हाँ हमारे पास भी सीताफल है, तो आप कहाँ लेके जा रहे हैं तो मुझे पता लगेगा तो हम वहाँ लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा अरे वहाँ क्यों लेके जाते हैं, आप मेरे पास दे दो, हम लेके चले जाएंगे। तो इस तरह का वो कहने लगे। फिर मुझे लगा यार ये मेरा अकेले का तो है नहीं, ये तो पूरी कम्युनिटी का है। तो फिर उनको कहा कि आपको हमारे कम्युनिटी से बात करना आना पड़ेगा। और ये लगभग समय था, हमें याद है 2012 का। तो हमने उनको गांव में बुलाया, गांव में, और दिन में आए वो बोले मैं दिन में फ्री रहता हूँ, शाम में नहीं। तो दिन में हमारे यहाँ सारे लोग काम पे होते हैं। तो उस समय हमारे कमेटी के कुछ लोग और यूथ टीम, और हमने फॉरेस्ट को ऐसे ही बुला के रखा, मतलब रहने दो। और उस समय कुछ फॉरेस्ट के अच्छे अधिकारी भी थे बिल्कुल, जिनको बुलाने की इच्छा होती थी। तो वो आए, हम सब व्यापारी भी आए, और आखिर में ये निर्णय लिया कि भाई हमको, क्योंकि सडनली निर्णय लेना था कि भाई आप 150 और 200 रुपए कैरेट में आप कैरेट भर के दीजिए, हम कैरेट जगहों पर खरीद लेंगे। तय हो गया, चलो ठीक है, चले गए। दूसरे दिन हमारा श्री राम उस समय के अध्यक्ष थे, और काफ़ी लीड लेने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो श्री राम भैया पूरी टीम को लेकर जंगल गए, और जंगल जाने के बाद वो बिल्कुल तोड़ने लगे, सब कुछ करके सब, और लगभग शाम हो गई। शाम में गांव में एक क्या बोलते हैं ना उसको, गांव में एक खबर जो भी होती है ना, क्विकली इधर के चेले से तो उधर चेले तुरंत जाती है, चाहे वो कोई भी खबर हो। तो एक वातावरण फैला हुआ था कि यार जंगल से कोई पैसा लेके आ रहा है। तो शाम हो गए, फिर हम तुरंत बैठे और कि भाई पैसे आया है। तो जब वो पहली बार बैठे तो हमारी ग्राम सभा इतनी बड़े संख्या में बैठी, क्योंकि हमारे पास 1 रुपया नहीं था, और उस दिन जो पैसा आया था वो सबको देखना था कि कितने पैसे आए हैं, हमारे ग्राम सभा के पास कितने पैसे आए हैं जंगल से। जिस जंगल को हम लोग गए 2 साल से प्रोटेक्ट कर रहे थे, या 2 साल से हम ये मांग कर रहे थे ये जंगल हमको मिले, लड़ाई लड़ रहे थे वन अधिकार कायदे को लेकर, और वो जंगल से क्या मिला। तो जब लोग बैठे तो श्री राम ने अपना पूरा कागज निकाला कि इतने कैरेट हो गए, इतने हो गए, और टोटल अमाउंट मुझे आज भी याद है कि लगभग 7,000 के करीब करीब अमाउंट था। और वो 7,000 अमाउंट इतनी बड़ी ताकत कर गया है पूरी ग्राम सभा को आज इस तरह से हम लोग वहां से। और वो 7,000 की कीमत उस समय हमारे लिए बहुत बड़ा बात था, क्योंकि 1 रुपया नहीं था हमारे पास,
और वो 7,000 फिर वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हमारे पास तो कोई अकाउंट नहीं था या आगे का प्लान नहीं था कि ये ऐसे कोई पैसे आए तो उसको कहाँ रखा जाए। तो तुरंत कि भाई जो लोग बुजुर्ग लोग गए थे बिना पैसे का आशा ना करते हुए हिम्मत करके उनको दिया जाए, तो उनको तुरंत दिया। फिर कुछ लोग मजदूर युवक गए थे उनको दिया गया। तो उस साल हमको जिन व्यापारियों ने लगभग 1600 1650 में जंगल मांगे थे, वहां हमको लगभग 40,000 का टर्नओवर हुआ और नीट प्रॉफिट हमारे पास 15 से 16,000 हुए, हाथ में रहे। तब फिर ध्यान में आया कि यार ये पैसे रखे कहाँ। फिर ये प्लान हुआ कि अब हमको खाता खोलने की गरज है कम्युनिटी के नाम से। तो फिर हमने ग्राम सभा के नाम से खाते खोले गए और वहां रखना उसका शुरू हुआ। ये एक पहले साल हुआ। ये पहले साल से एक तो ये चीजों में काफी यूथ को, जो समय बारिश के समय में कोई काम नहीं होता था, लेकिन यूथ को उस समय लगभग कुछ काम अवेलेबल हो गए, जो कि एक नया रोजगार मिला और कम्युनिटी को एक नया प्रॉफिट आना शुरू हुआ। तो ये जंगल से तुरंत ये हुआ पहले साल के। मैं 1 मिनट में तुरंत दूसरे साल का ब्रीफ में बता देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल ऐसा है कि पहले साल हमको ये विश्वास हुआ कि हमें किसी ने तो भी ठगाया है और हमें ये सीताफल से हमें आगे और सोचने की गरज है। तो फिर दूसरे साल बहुत प्लान के साथ किया है कि भाई कैसे करें। तो फिर हम लोगों ने कहा कि यार ये कहाँ बिका जाता है, ये हमने मायने निकाल लिया। तो फिर गांव के 4 लोग ये कहा कि भाई आप ये मार्केट दिख कर आओ, कहाँ बेचा जाता है, कितने समय बेचा जाता है, खरीदार कौन होते हैं, कैसे खरीदा जाता है, ये सब चीजें वहां रुक गए वो। और ये इनको जो आना जाने का पैसे दिया गया था, वो जो पहले साल हमको मिला था प्रॉफिट के रूप में, वो पैसा से गए थे, जिसमें 4 लड़के गए थे। तो गए बेचारे, 2-3 घुमा और फिर वापस आए और ग्राम सभा के सामने अपना अनुभव शेयर किया। उसके आधार पर आगे का प्लान बनाया कि भाई जो जंगल है उसको पहले प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो फिर प्रोटेक्ट करते समय हमें ये लगा कि यार अब तो पैसे मिलने ही है। तो फिर हमने ये नहीं कहा कि चलो अब पूरे युवक लोग ही इसका प्रोटेक्ट करें। हमने बुजुर्गों को बिल्कुल नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने बुजुर्गों को अपने साथ रखा। कुछ बुजुर्ग और कुछ यूथ ऐसे मिलकर जंगलों का, सीताफल जिस इलाके में है उसका प्रोटेक्ट करना शुरू किया। और वो प्रोटेक्ट करते समय फिर प्लान हुआ कि यार अब गाड़ी रेंट पे ले लेना चाहिए हमने। अब हम लोगों ने कैरेट रेंट पर ले लेना चाहिए और हमारा माल यहाँ से हमने आगे भेजना चाहिए। और हमारे लगभग पास में अकोला फ्रूट मार्केट है, काफी बड़ा है। तो वहां फिर प्लान हुआ, फिर सब खुशी में थे। यकीन मानिए कि मतलब इतना उत्साह था कि यार ये हमारे जंगल से हम लोग खुद तोड़ने वाले और हमारा माल वहां बिकने वाला है। तो सारे लोग खुशी खुशी में सीताफल तोड़ रहे, खंदाड़ी में रख रहे, खंदाड़ी से फिर कैरेट में डाल रहे, कैरेट से फिर गाड़ी में लोड हो गया, सब कुछ हो गया। शाम हो गई, लगभग 40 के करीब करीब कैरेट पैकिंग हो गई। और सारे लोग कहा कि भाई अब ये गाड़ी पे 2 जने ग्राम सभा के प्रतिनिधि जाओ और इसको बेच कर आइए। रात को गाड़ी निकल गई, सुबह पहुंचा। सुबह लगभग 8-9 बजे के करीब में हम लोग उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। हमें याद है हमारा एक्चुअल सीताफल के एक्सपर्ट सुनील भैया थे। तो सुनील भैया को हमने कॉल किया और पूछा कि सुनील भैया कैसा चल रहा है, सीताफल बिक गए अपना? तो बोले नहीं नहीं अभी तो बिकने की है। तो 9 साढ़े 9 हो गए, फिर हमने कॉल किया उनको। तो उन्होंने कहा रुको, बोले अभी तुम क्यों गाई गड़बड़, हमारे ऊपर चिढ़ने लगाओ। तो हमने कहा यार ठीक है रुक जाते। फिर रुक गए हम उस समय। तो 10 साढ़े 10 बजे उनका रिटर्न कॉल आता है और वो कहते हैं कि माल तो बिक गया लेकिन इतना अच्छा बिका नहीं, मतलब फिर भी कितने रुपए का गया है? तो उन्होंने कहा 7,500 रुपए के गया है। मतलब इतना निराश हो गया हम लोग कि यार हम लोग गांव में ही 7,500 रुपए मिलता था और आज हम लोगों ने मार्केट लेकर जाने की कोशिश किया। मार्केट गया और वहाँ हमारा खर्चा आ रहा था। हमने रेंट पर गाड़ी लिया, कैरेट रेंट पर लिए। हमारे लगभग पूरे 40 के करीब करीब में श्री राम का पूरा टीम था मैनेजमेंट करने के लिए, उतने लोगों की पेमेंट देना था। तो ये तो हम माइनस में गए। तो हमें बिल्कुल ये लगा कि यार शायद हम गलत निर्णय लिया है, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस समय हम लोग सारे निराश हो गए। जो तोड़ने वाले हमारी पूरी टीम गांव में रुके थे 10 बजे करीब में, हम अब जंगल जाने वाले थे। सारे ने कहा उसमें मतलब निर्णय श्री राम, हीरामन, गोपाल, इन तमाम लोगों ने कहा, कृष्णा, कि भाई यार छोड़ो अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोग यार हमारा मजदूरी भी नहीं निकलने वाला है तो फिर क्यों हम जंगल तोड़ने को जाए। तो सब वापस चले गए अपने अपने घरों में। तो फिर 11 बजे सुनील का कॉल आता, वो कहता है कि मैं जब तक आऊँ नहीं तब तक आप कोई जंगल में सीताफल तोड़े नहीं। मतलब सुनील, वैसे भी आपका ये शब्द सुन के सारे लोग निराश होकर अपने अपने घर गए। फिर शाम को सिर्फ हमारे पूरे टीम के साथ ही बैठक हमने लिए।
कम्युनिटी का साथ ग्राम सभा को ना लगाते हुए। और सुनील से हम लोगों ने हमारे जो अंदर जो प्रश्न थे वो हमने सब बताया। उन्होंने कहा हमारा बहुत सारे मिस्टेक हुए, उसको प्लान के साथ करना है, क्योंकि हमने कैरेट में एक साथ भरा और लेकर गए, लेकिन कैरेट में कैस्टेट एप्पल 3 ग्रेड में होना चाहिए, बड़े साइज, मीडियम साइज और छोटा साइज। और उसके बाद कैरेट में भी हम रखते हैं तो उसको बड़ा पहले पत्ते बिछाए जाए, फिर उसके ऊपर फल एक एक करके रखा जाए, फिर एक थर होने के बाद फिर पत्ते, ऐसा करके पूरा कैरेट पैकिंग करना है। और हमारा फल वहाँ हमने जो पहले दिन किया था वो सुबह होए तक वो उसके ऊपर काला चट्टा आया था, क्योंकि हम फल बहुत खुशी में तोड़ रहे थे। और जब हमारे खंडारी था वहां रख रहे तो फल एक दूसरे से घिस गए, तो उससे उसके ऊपर जख्म हो गया। और कैस्टेट एप्पल आप सब जानते हैं कि बहुत ऊपर से बहुत नजदीक होता है, वैसे उसको थोड़ा भी कोई हार्ड चीज लगता है तो तुरंत वो जख्म सा बन जाता है उसको, और वो कुछ समय के बाद काला चट्टा दिखता है। तो ये कारण से हमारा फल को कोई कीमत आई नहीं है। तो फिर प्लान किया कि भाई आप अपने को प्लान के साथ करना है, तो हमने बोला ठीक है। फिर दूसरे दिन जंगल गए, प्रयास किया हम लोगों ने। फिर क्या किया कि भाई ग्रेडेशन करने के लिए 2 टीम बनाया, उसके बाद तोड़ने वाले का टीम अलग से बनाया, फिर उसके बाद जो माल जंगलों से एक जगह पे जमा करना है कार्टिंग वाले, उसकी टीम अलग बनाई। ऐसा करके हम लोगों ने प्लान किया, तो पता चला आखिरी में शाम को 6-7 बजे तो हमारे पास कैरेट लगभग 28 से 30 कैरेट बने। फिर हमको चिंता लगी कि यार पहले तो 40 था, अब तो ये 28 ही है, क्या होगा, आई थिंक पता नहीं। लेकिन माल हमारा फिर चले गया। दूसरे दिन हम फिर वही इंतजार में कि आज क्या होने वाला है। तो वही हमारा लॉजिक था कि यार हम ज्यादा कॉल करते हैं तो रेट नहीं मिलता है, तो हम कॉल नहीं करेंगे, वेट करेंगे सुनील का कि जब वो हमको कॉल करेंगे। तो उनका लगभग 9:30 के दरमियान में कॉल आया, और हमने ही मिस कॉल दिया था क्योंकि हमसे ही रहा नहीं जा रहा था। तो फिर उसने कॉल किया, रुको बोले मैं माल बेच रहा हूँ और बताता हूँ थोड़ी देर में। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, इसका मूड अभी तो ठीक है, मतलब कुछ तो अच्छा हो सकता है। और 10-10:30 बजे के दरमियान में फिर हमने रिटर्न कॉल लगाया और पूछा कि हमारा माल का क्या हुआ आज का। तो उन्होंने कहा कि आज अपना माल बहुत अच्छा बिका गया है, और आज का माल का जो पूरा कीमत था वो लगभग 24,000 का पूरा माल हमारा बिका है। तो ये एक नया प्रक्रिया से हम लोग उभर कर आए थे कि हम पहले दिन इतने निराश हुए और दूसरे दिन इतने प्लान के मुताबिक हम लोगों ने, जब पूरी यूथ टीम ने संघर्ष किया, और उस संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि हमारा माल बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से बिका। आज भी उस साल हमें याद है कि लगभग हम लोगों ने 2.25 लाख का टर्नओवर किया, और नीट प्रॉफिट हमारे पास 70 से 75 हजार रुपए बचे। तो ये कैस्टेट एप्पल में हम हर साल फिर एक डेवलपमेंट की ओर बढ़ते रहे। आज इस तरह कर रहा है कि हमारा एक ब्रांड है, मेलघाट नेचुरल्स करके हम लोगों ने एक ब्रांड बनाया है, और खोज के मदद से और कुछ साथी की मदद से लगभग हम लोग एक, अब कैरेट में नहीं जाता हमारा माल, लगभग बॉक्स में पैक होके जाती है। और खाली अब अकोला तक नहीं सीमित रखा हम लोगों ने, इसको बंबई तक लेकर गए। बंबई के सेकंड वाले मंत्रालय के सेकंड वाले गेट के कॉर्नर पे हमको स्टॉल मिला था। उस समय प्रवीण परदेसी सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, थैंक यू। उस समय हमको बहुत हेल्प मिली, और उस समय हम लोगों ने मार्केट बंबई में जाके मिला, बेचा हम लोगों ने। तो हमारा प्रॉफिट अब ज़्यादा बढ़ते गई, और कम मालों में हम लोगों ने ज़्यादा प्रॉफिट दिए हैं। तो ये हमारा कैस्टेट एप्पल से लोगों को बहुत बड़ा ताकत मिली है। और इस तरह का हम लोगों ने हर साल, लेकिन NSA 2018 में हमारे जो 2010 से या 2012 से हम लोग जिस जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो उसके बीच में एक 2018 में फायर लगी, और वो फायर में हमारे जो कैस्टेट एप्पल थे वो काफ़ी दुख हुआ। बहुत सारे पेड़ हमारे साथ नहीं रहे, वो मर चुके। 2018 से फिर इस बिजनेस को थोड़ा सा हमारा ब्रेक लगी, लेकिन हम अभी फिर इस साल प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब ये 2 सालों में हमारे, या 3-4 सालों में हमारे जंगल के जो अब कैस्टेट एप्पल थे वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है, और शायद हम इस साल फिर मार्केट में उतरेंगे। हमारा माल नाम से बिकता था सारे इलाकों में कि अच्छा ग्राम सभा पाईवीर का माल है, तो फटक से बिक जाती थी। तो यही एक कैस्टेट एप्पल है। उसी के साथ हम लोगों ने फिर लोगों को अलग अलग लाइवलीहुड से जोड़ने की कोशिश किया। आपने सभी ने एक फिल्म देखा था अभी इसके पहले, उसमें जानवरों का बारे में बताया गया था। वही चीजें है कि आज एक व्यक्ति, शालिग्राम मामा है हमारे, और भूमिहीन है, और उसने पूरे आयुष्य भर अपनी जिंदगी किसी दूसरे के खेती में नौकर करके ही काम किया था, और उसकी एज लगभग आज तो मेरे ख्याल से 50 क्रॉस कर लिया होगा, लेकिन जब हम उनको जानवर दे रहे थे तो लगभग 45, 41, 42 के करीब करीब थे।
तो उनको कहा, बहुत रिक्वेस्ट किया, अमित भैया ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया उसको कि आपको लेना ही है, और बार बार जाके उसको कन्विंस किया, क्योंकि वो बहुत मेहनती व्यक्ति था, वो बुजुर्ग था। तो उन्होंने हमको बहुत कहा कि नहीं होगा रामलाल। तो हमने कहा हमारे पास अब जंगल है, तो जंगल से आप ग्रास ला सकते हैं, इतने सारे गवत है, और वो गवत जगह कहाँ, तो आप लाए जानवर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। वो बोले नहीं, ये खेती वाले का काम है, जिनके पास खेती है उन्होंने जानवर पालना चाहिए, और मैं तो ऑलरेडी दूसरे के यहाँ नौकर करके काम करता हूँ, मैं वो उसने मुझे गवत लाने में रोक दिया तो मैं कहाँ से लाऊंगा। ये सब चीजें उन्होंने बात रखी, लेकिन आखिर हम कन्विंस कर चुके उनको, और उनको एक जानवर हमने दिया है। और वही चीजें कि उनको ग्राम सभा से अपना एक कंट्रीब्यूशन भी दिया, क्योंकि एट ए टाइम भूमिहीन व्यक्ति के पास, आज से 2000 हम 11 12 13 14 की बात करें तो उसके पास इतने आय नहीं थी। तो उसका कुछ योगदान, ग्राम सभा का योगदान, जो सामूहिक तौर पर प्रॉफिट आ रहा था, और सरकार के जो फॉरेस्ट विभाग का योजना है वहां से कुछ 20,000, ऐसे मिलाकर उसको 40,000 का हम लोगों ने भैंसी दिलाया, मूरा प्रजाति का। ये और ये लेते समय काफी लोगों ने योगदान दिया, खाली क्योंकि ये एक्चुअल हमारा पारंपरिक बिजनेस नहीं है दूधाड़ का, और जितने भी कम से कम हमारे इलाके के आदिवासी तो बिल्कुल जानवर पालते नहीं, पालते हैं तो वो सिर्फ गाय उसी के लिए पालते हैं कि भाई इसका आसरू मिले, बैल मिले, खेती में मिले, इतना ही काम के लिए करते हैं। और अपनी एक समझ है हमारे लोगों का कि भाई वो तो दूध आसरू का है, उस बछड़े का है, तो हम क्यों ले। तो ये की वजह से ये अपना पारंपरिक बिजनेस नहीं था। तो फिर ये चीजों में हमको किसी एक्सपर्ट की गरज थी। तो उस समय रवि पाटिल करके बहू है, उन्होंने गांव में आकर लोगों को एक बार छोटी छोटी चीजें बताई कि जब आप कोई भैंसी खरीदते हैं तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, उसके कौन से चीजों पर बहुत निगरानी करनी है। ये छोटी छोटी चीजें उन्होंने मार्गदर्शन की गांव में आकर। तो उससे ये फायदा हुआ कि लोगों को जानवर के लिए बहुत सारे नॉलेज ग्राउंड लेवल पर लोकल पद्धति से मिला, और आज ऐसी स्थिति है कि वो लगभग 6 से 7 जानवर उसके पास है, और सबसे बेस्ट ब्रीड की प्रजाति उनके पास है। तो आज उनके पास से सारे लोग जानवर लेना पसंद करते हैं। तो एक तरफ उनका लगभग 1-2 साल के बाद वो खुद एक भैंसी निकालते हैं, तो 50 से 60 हज़ार का वो भैंसी जाता है, और उसके बाद फिर दूध उसका व्यवसाय में लग गया है। उनके पूरा परिवार आज ऐसी स्थिति है कि जिनके तरफ वो एक नौकर करके काम करता था, आज ऐसी स्थिति है कि वहाँ वो पार्टनरशिप में भागीदारी है। मतलब जिसका खेत वो नौकर करके, मतलब खेती मजदूर करके रहते थे, आज वो खेत का वो पार्टनरशिप बना है। तो ये लाइवलीहुड से वो आज, और ऐसे कई सारे परिवार हुए हैं। और उसी के साथ फिर हमारे यहाँ तेंदू का एक बड़ा हम लोगों ने मुहिम, या मुहिम नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ा संघर्ष करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है। देश में शायद हम महाराष्ट्र के 9 कुछ गांव थे जो शुरुआत में तेंदू की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें तेंदू में हम सारे लोग जुड़े थे, जिसका टेक्निकल पूरा सपोर्ट कोच ने किया था। और अमरावती जिले के 2 ही गांव थे जो देश में कि तेंदू का काम खुद कम्युनिटी कर रही है, वो था पाईवीर और उपातखेड़ा। हम लोगों ने जब तेंदू की अधिकार मिलने के बाद जब हम लोगों ने गौन उपज का व्यवस्थापन शुरू किया, तो हमें बहुत निराशाजनक हुए भी है, क्योंकि मार्केट ऐसा था कि बहुत अलग रूप से बना हुआ था। लेकिन हमने उसका पूरा अभ्यास किया, टेक्निकल अच्छे से सपोर्ट लेकर, और आज शुरुआत में 2 गांव थे, और आज ऐसी स्थिति है कि ये पाईवीर ने जो शुरू किया पहल है, लगभग 40 गांव को एक साथ जोड़ा है। 40 गांव के साथ हम अब एक साथ काम कर रहे हैं। जो पाईवीर ने तेंदू का काम शुरू किया था, आज 40 गांव के साथ काम कर रहा है, और एक फेडरेशन के रूप में हमने खड़ा किया है। और ये पूरे ग्राम सभाओं का फेडरेशन है, जिसमें पैसा कायदे के तहत फेडरेशन और वन अधिकार कायदे के CFR के तहत फेडरेशन बनाकर हम लोग 40 गांव का तेंदू का व्यवस्थापन करते। इसका मैं डिटेल ज्यादा देने की वजह मैं एक मिनट में और एक आपको ब्रीफ बता देता हूँ। इसकी पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। पूरी प्रोसेस ऐसा है कि टेंडर हम कम्युनिटी खुद निकालते हैं, फेडरेशन निकालते हैं, ग्राम सभाएं टेंडर निकालती है, और वो हम स्टेट लेवल से टेंडर निकालते हैं। और हम टेक्निकली अच्छे नहीं है करके हम ऑनलाइन टेंडर नहीं भरते हैं, हम पेपर से ही टेंडर लगाते हैं, और अच्छे न्यूज़ों में लगाते हैं। लोकमत जैसे बड़े इसमें हम न्यूज़ में टेंडर लगाते हैं, ताकि राज्य स्तर से काफी लोग उसको व्यापारी देखें। और वो होने के बाद टेंडर कमेटी हमारे ग्राम सभा या फेडरेशन से कुछ मेंबर ही होते हैं उसमें, और वो टेंडर कमेटी में टेक्निकल सपोर्ट करके हम संस्थाओं को रखते हैं। लेकिन इसका पूरा अकाउंट की व्यवस्था कम्युनिटी ही संभालती है या फेडरेशन ही संभालती है।
तो हम लोगों ने इस तरह का टेंडर निकालते हैं, टेंडर में फिर टेंडर में जो रेट कोट किया है वो पूरे ग्रुप ऑफ ग्राम सभा के साथ बात करते हैं। ग्रुप ऑफ ग्राम सभा कैसे बनी है, तो ग्रुप ऑफ ग्राम सभा इस तरह बनी है कि जितने ग्राम सभाएं तेंदु में आना चाह रहे हैं तो उस ग्राम सभा का सेक्शन 41E कमेटी के अध्यक्ष सचिव और उपाध्यक्ष, ऐसे 3 लोग, जिसमें एक महिला कंपलसरी है, और पैसा गांव है तो पैसा गांव के पैसा कमेटी के अध्यक्ष सचिव, तो वो दोनों यहाँ के फेडरेशन के मेंबर बनते हैं और फेडरेशन उसको तय करती है कि हमारे फेडरेशन का अध्यक्ष सचिव कौन हो। और फेडरेशन के नाम से अकाउंट खोला गया है जो कि टेंडर में के साथ काम करती है, और हर ग्राम सभाओं का अपना ग्राम सभा के नाम से खाते खोले गए हैं। फेडरेशन डायरेक्ट ग्राम सभाओं को रॉयल्टी के साथ पैसा देती है और ग्राम सभाएं डायरेक्ट लोगों को तेंदु का पूरा जो भी कलेक्शन पैसे है वो लोगों तक पहुंचाती है। इस तरह का एक मेथड बना है इस साल का हमारा। और मैं आप सबको बताते हुए बड़े खुशी हो रही है कि कोरोना काल में पूरे देश में सारे व्यापारियों ने तेंदु खरीदने से मना कर दिया था और कहीं पे भी बिकी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने 19 में भी और 20 में भी हमारा पूरा फेडरेशन का माल हम लोगों ने अच्छे से बेचा और एक एक गांव को लगभग 4 लाख 2.5 लाख पत्ते के अनुसार ऐसे अमाउंट हम लोगों ने मेलघाट के और हमारे फेडरेशन के थ्रू तेंदु के माध्यम से लोगों को रोजगार दिलाया। तो पिछले साल का हमारा टर्नओवर हुआ है, अभी सीजन गए जो तेंदु का, हम लोगों ने 1 करोड़ लगभग 70 लाख के करीब करीब हम लोगों ने तेंदु का टर्नओवर किया है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा पूरा पैसा हम लोग कलेक्शन कर्ता को दिया है, जो पत्ते कलेक्ट करते हैं उन्हीं को दिया है। अभी हम पोले के समय में उनको बोनस देने वाले हैं। बाकी चीजों से हमारा तेंदु का कैसे बेहतर, इसलिए मैं बता देता हूँ और मैं यहाँ रुकता हूँ थोड़ी देर में, कि तेंदु रॉयल्टी जब फॉरेस्ट करती है तो उसकी रॉयल्टी अपने पास रखती है, उसका बोनस का प्लान उनके पास अपना स्ट्रेटेजी के मुताबिक होता है। लेकिन यहाँ जो रॉयल्टी और बोनस ये फेडरेशन या ग्राम सभा तय करती है कि इस साल कैसे देना है, और वो फेडरेशन में तय होकर डायरेक्ट कम्युनिटी को जाती है। तो लगभग हमारी कम्युनिटी ग्राम सभा पाईवीर आज अलग अलग लाइवलीहुड से जुड़े हैं। आज ऐसी स्थिति है कि हमारे यहाँ लोग अब जंगल पे ज्यादा निर्भर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कई फार्मर्स को भी अब डेवलप करना शुरू किया है। तो हम लोगों ने फार्मर्स को पोल्ट्री सेट आज हमारे कई फार्मर्स के पास है, जिसमें लगभग 24 फार्मर्स को हमने ऊपर लाने की कोशिश किया है, एक प्रयास किया है, ताकि एक उनके पास भी अलग से जोड़ धंधा रहे। क्योंकि उनके पास एक अलग से जोड़ धंधा रहेगा तो जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं वो भी इनके खेतों में काम करते करते आगे बढ़ेंगे। तो आज काश्तकार काफी है। दूसरी चीजें काफी आज नुकसान भी हो रहा है, वो एक ये चीज है कि एक तरफ जंगल बढ़ रहा है जहाँ पे एक कोई एनिमल्स नहीं था, कोई जानवर नहीं थे, कोई बर्ड्स नहीं था, वहाँ आज सुंदर बर्ड्स आ गए हैं। व्हाइट ईगल हमारे जंगल में है, सांबर, हरिन, नीलगाय और क्या बोलते उसको, सिंह वाले, उसका मुझे अब ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है। ऐसे जानवर हमारे यहाँ मोर इजीली दिख जाते हैं। तो ये सारे जानवर आज हमारे जंगलों में पाए गए। इससे अब हमारे खेतों को काफी नुकसान हो रहा है। बहुत सारे फार्मर्स कम्युनिटी में बहुत सारे एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा बहुत सारे फार्मर्स को तकलीफ हो रही है। उसका भी हम मार्ग कम्युनिटी निकाल रहे हैं कि अब हमको उनको कुछ सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू, आप सबने सुना और मैं यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू। कुछ सवाल है तो पूछ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी, और इतने सुंदर तरीके से ये सब कुछ बताने के लिए। पूर्णिमाता आई ने बताया कि किस तरह से पूरे फॉरेस्ट को रीजनरेट किया गया, और रामलाल जी ने बताया कि रीजनरेट के बाद जो है किस तरह से लाइवलीहुड को प्रमोट किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी। हमारे साथ एक स्पीकर और है, गौतम बंदोपाध्याय छत्तीसगढ़ से है, फॉरेस्ट राइट एक्टिविस्ट हैं। कई सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पे वो काफी वोकल रहे हैं। बहुत सारे आंदोलनों को उन्होंने लीड किया है, जिसमें इंसाफ और एकता परिषद जैसे बड़े आंदोलन भी हैं। अभी वो छत्तीसगढ़ के मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में 9 बैगा ग्राम सभाओं को मदद कर रहे हैं कि उनको वो CFR मिले। तो दादा, हम मेरा एक पॉइंटेड प्रश्न है आपको कि पेवीर की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, क्या और जगह उनके क्या उनकी अच्छाइयाँ या उनकी कमियां रह गई थी, उसको लेकर के हम और जगह काम कर सकते हैं। देखिए, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी पेवीर टीम के साथ साथ
ये जो खोज के पूरा साथियों को, साथ साथ आरजीएफ की, उन्होंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइज किया है। एक तो मेरा महत्व, दो बात हमका बड़ा शंका का जो रास्ता है, मेलघाट से एडजेसेंट इलाका है, इसलिए ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के जो कॉन्फ्लिक्ट के इलाका है वो दिख रहा है अभी, दैट इज द वन। दूसरी बात, पूरी मामले को अगर देखेंगे, ये एक मेल न्यूट्रिशन इलाका था, ये आज भी मेलघाट मेल न्यूट्रिशन के रूप में जाने जा रहे हैं, कोरकू ट्राइब्स के हैबिटेट्स है, इसलिए ये इलाका पीवीटीजी के हैबिटेट राइट्स के भी एफआरए में जो कहा गया है, एफआरए के तहत पीवीटीजी के हैबिटेट राइट्स के भी इलाका है। इस पूरी प्रक्रिया में अगर दो तीन चीज मेरे को जो उदाहरण दिखता है, एक कॉन्वर्जेंस की, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने कॉन्वर्जेंस को व्यवहार किया विलेज डेवलपमेंट प्लान के लिए, और इसके लिए उन्होंने बधाई भी है, रेप्लिकेट भी किया जा सकता है दूसरी जगह। दूसरी बात, जो चुनौतीपूर्ण जगह है, यूथ लीडरशिप और ट्रेडिशनल लीडरशिप के बीच में एक तालमेल बनाने की कोशिश किया। बहुत जगह में, मैं भी अचानक मार्ग के किनारे, जैसे जीत ने कह रहा था, मुंगेली में अचानक मार्ग के बॉर्डर में एडजेसेंट इलाका में हम सीएफआरआर के 9 गांव में 16,230 हेक्टेयर की हमने अभी क्लेम सबमिट कर रहे हैं। तो हमें दिखता है जैसे जैसे जेनरेट होगा उसी तरह से एक्सटेंशन की गुंजाइश भी बढ़ता है, क्योंकि जो दबाव है 2030 के ग्रीन कवरेज बढ़ाने की बात, जो निजी कंपनी को फॉरेस्ट देने की जो बात चल रहा है अभी नए संशोधन की प्रक्रिया में, ये सब खतरा हमारे पास रहेगा ही। इस चुनौती को भी सामना ग्राम सभा में ही बेहतर तरीके से किया जा सकता है। दो तीन सवाल हमारे था, जो इक्विटी का सवाल, मैं उस गांव में गया, जो बात कर रहे थे, कैसे ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्यों को किस तरह से हितग्राही बना सके, हितग्राही बन सके, क्लेम कर सके, उन प्रक्रिया में थोड़ा देखने की जरूरी है, विशेषकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत। दूसरी जो बात कहना है, जो कैसे हम इस बेलघाट के इस नीचे पर जो पेवीर की जो गांव है, इस गांव के आसपास की, मेरे को लगता है पूर्णिमा उस दिन बता रही थी, रामलाल जी भी, जो आपने एक क्लस्टर प्रोसेस हमने शुरू किया, मेरे को लग रहा है वो ज्यादा ताकतवर है। अगर फेडरेशन प्रक्रिया में जाएंगे तो वो थोड़ा गुंजाइश मिलता है। एक बात जो है, गांव में एक इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ, गांव में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ इंटरप्रेशन सेंटर के रूप में, इसको टिकाए के रख सके, ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे रह सके, अगला नेक्स्ट जनरेशन के पास कैसे पहुंच सके, एक बड़ी चुनौती हमारे सामने होगी। मेरे को इस पूरी प्रक्रिया में लगता है कि आज भी बड़ी चुनौती है, जो ग्राम सभा विलेज डेवलपमेंट प्लान कैसे बनाए, कैसे क्लेम करे, और गांव की बजट गांव में कैसे बन सके, एक बेहतर नमूना पे भी हमारे सामने रख पाएंगे। हमको जरूर लगता है ये जो पिछले दिन आरजीएफ द्वारा आयोजित किया गया था विजिट, वो विजिट में हमने काफी सीखा, काफी हमको समझने को मिला, ताकि अपने इलाका में भी हम कम सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम दा, आप ही इतने संक्षिप्त समय में इतना बेहतरीन तरीके से सारी बात रख सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने का और इसमें भागीदार करने का। पेवीर की कहानी सचमुच बहुत कुछ सिखाने वाली है, जिसको लगता है आज के कार्यक्रम से जिसको रहता है कि वहाँ पे कुछ सीखने लायक है, तो जैसे पूर्णिमा जी ने बताया कि आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, देखा जा सकता है, जाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं अपने सभी साथियों का, सभी प्रतिभागियों का, सभी वक्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सीईओ विजय महाजन जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये सब कुछ करने के लिए हमको पुश किया है, बताया है, मार्गदर्शन किया है। उसके अलावा मेरे साथी रजनीश, अरुण, आदित्य और सृष्टि को मैं खास तौर से धन्यवाद करता हूं कि उनके बगैर, उनके हार्ड वर्क के बगैर ये सब कुछ संभव नहीं हो सकता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब प्रश्न इतने महत्वपूर्ण थे, सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण था कि आप लोगों ने समय ओवर होने के बाद भी रुके रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।